हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 75 में। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपने पहुंच गए थे कि एसेंट ऑफ सैप यानी जाइलम रस का आरोहण कैसे होता है, चाहे वो साखी पौधे हो या फिर बहुत ऊंचाई वाले वृक्ष हो 100 मीटर तक। तो ऐसा कौन सा सबसे मेन थ्योरी लगे वहां पर, ऐसा कौन सा फिजिकल फोर्स भौतिक बल लगे कि इतने 100 मीटर तक जाइलम, जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक रस का आरोहण हो जाए, एसेंट ऑफ सैप। तो पहले अपने बताया वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत, वो अमान्य हो गए सारे, क्योंकि वहां कोई जैविक बल इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि इतनी ऊंचाई तक जल को या जाइलम सैप का आरोहण कर दे। यस बेटा। उसके बाद अपन अब आगे आएंगे तो देखिए कि अब जो दो थ्योरी होगी, पहले एक रूट प्रेशर थ्योरी है, मूलदाब सिद्धांत है, उसके बाद आपका फिजिकल फोर्स थ्योरी आएगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मूलदाब भी क्या करता है और किस प्रकार अपन बात करते हैं, रूट प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं पहले बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो रूट प्रेशर है, मूल दाब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट प्रेशर मूल दाब अपन ने क्या कहा था कि जब सक्रिय जल अवशोषण होता है, तो सक्रिय जल अवशोषण होता है तो उसके लिए जो आवश्यक दाब है वो पौधे के भूमिगत भागों में या जड़ के जाइलम में पैदा होता है और वो धनात्मक दाब होता है, वही तो मूल दाब है। तो देखो अपन क्या कहते हैं कि भाई ये सक्रिय जल अवशोषण का परिणाम है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सक्रिय जल अवशोषण का परिणाम है, सही बात है। अच्छा सुनो, सक्रिय जल अवशोषण दो तरीके से हुआ था, अर्थात या तो खनिजों के सक्रिय अवशोषण के दौरान, खनिजों का जब सक्रिय अवशोषण हुआ था तो परासरणी जल ऑस्मोटिक वाटर। अब इसमें तो खनिजों के सक्रियण में ऊर्जा लगी थी, तो आपने कहा था कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा खर्च। अब आपने कहा था बेटा कि भाई अप्रत्यक्ष ऊर्जा खर्च कि भाई जैसे ही अंदर खनिज चले जाएंगे तो अंदर का ओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर पानी भी कम ओपी से अधिक ओपी करो, वाटर भी जाएगा, है ना। तो अर्थात या तो खनिजों के सक्रिय अवशोषण के दौरान परासरणी जल ऑस्मोटिक वाटर, या फिर जड़ों की सक्रियता से अपरासरणी जल अपनी कम सांद्रता से अधिक, यानी अपरासरणी जल नॉन ऑस्मोटिक वाटर का जड़ों के जाइलम में प्रवेश, यही कहलाता है सक्रिय जल अवशोषण। क्या कहलाता है? सक्रिय जल अवशोषण। और यहां जब नॉन ऑस्मोटिक वाटर जाता है तो ऊर्जा प्रत्यक्ष खर्च होती है, प्रत्यक्ष ऊर्जा खर्च, यानी जड़ की कोशिकाओं की उपापचय ऊर्जा प्रत्यक्ष खर्च होती है। तो कैसे भी, चाहे वो ऑस्मोटिक जाए, खनिजों के सक्रिय अवशोषण के दौरान पानी जाए, और चाहे वो जड़ों की सक्रियता से जाए, वो किसके अंदर आता है? सक्रिय जल अवशोषण के कारण। तो अपन ने कहा था कि इसमें ओपी और ऊर्जा मेन होते हैं, ओपी और ऊर्जा। जबकि निष्क्रिय में तो जब वाष्पोजन होता रहे तब आपका निष्क्रिय होता है, और ज्यादातर निष्क्रिय होता है, लेकिन जब सक्रिय ही हो गया, बात को समझे। अब सक्रिय जल अवशोषण हुआ, इसका मतलब उस समय वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, बात को समझ रहे हैं। अब बेटा आप जानते हैं जिससे जड़ों में अतिरिक्त जल आ गया, और जड़ों में अतिरिक्त जल के कारण ऊपर की तरफ लगने वाला एक धनात्मक दाब पैदा हुआ। जड़ों में अतिरिक्त जल के कारण एक ऊपर की तरफ लगने वाला धनात्मक दाब पैदा हुआ, और उस धनात्मक दाब को ही आप क्या कहते हैं? रूट प्रेशर, मूल दाब कहते हैं। तो ओवरऑल बात ये हुई एक लाइन में कि सक्रिय जल अवशोषण के कारण जब अतिरिक्त जल जड़ों में या जड़ के जाइलम में आया तो एक ऊपर की तरफ लगने वाला एक धनात्मक दाब पैदा हुआ, और वो आपका क्या है? मूल दाब। लेकिन बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस मूल दाब का प्रभाव प्रातःकाल या रात्रि में ही दिखाई देता है। अब प्रातःकाल या रात्रि में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन अत्यधिक कम होता है या एब्सेंट होता है, या तो वाष्पोत्सर्जन एब्सेंट होता है या अत्यधिक कम होता है। जब वाष्पोत्सर्जन अत्यधिक कम होता है तभी तो सक्रिय अवशोषण से अतिरिक्त जल आ जाएगा, अब वो हानि भी नहीं करेगा वाष्पोत्सर्जन में, तो वहां अतिरिक्त जल एक धक्का पैदा करेगा। बात को समझे नहीं समझे? यस बेटा। इसलिए अपन फिर एक बात कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर समझने लायक है, कि यह असार्वत्रिक दाब है, नॉन यूनिवर्सल प्रेशर है बेटा, असार्वत्रिक दाब है, यानी यूनिवर्सल नहीं है, हर समय नहीं रहता है। अगर पौधे पर वाष्पोत्सर्जन जारी रहा तो ये नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और सक्रिय जल अवशोषण होगा तो ये पैदा होगा। बात को समझे? इसलिए असार्वत्रिक दाब है, नॉन यूनिवर्सल प्रेशर है। और इस प्रेशर का मान
अत्यंत कम होता है, इसका मान 1 से 2 एटमॉस्फेयर होता है, जो ज्यादा से ज्यादा जाइलम सैप को कितना धकेल सकता है, 10-15 फीट, है ना। इसका मान इस रूट प्रेशर, इस मूल दाब का मान अत्यंत कम होता है 1 से 2 एटमॉस्फेयर, जो 10 से 15 फीट तक ही जाइलम रस को धकेल सकता है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। बात को समझे। लेकिन तुम जानते हो कि वृक्ष तो सिकुआ आपने पढ़ा था, लार्जेस्ट रेडवुड ट्री, जो आप जानते हैं कि 100 मीटर यानी 300 फीट तक का भी होता है। यस, अब इसलिए अपन कहते हैं अतः केवल ये शाखीय समोद्भिद पादप जो हर्बेसियस मीजोफाइट्स होते हैं, शाखीय समोद्भिद में ही रसारोहण करा सकता है, लेकिन उनमें भी हमेशा नहीं। अगर शाखीय पादपों में भी वाष्पोजन होता रहा तो इसकी औकात नहीं है। ऊंचे वृक्षों में रसारोहण नहीं करा सकता, नहीं करवा सकता, केवल सहायक हो सकता है ना बेटा, केवल सहायक हो सकता है। अब समझो, तो सीधी बात क्या निकल के आई? सीधी बात ये निकल के आई कि मूल दाब एक सहायक दाब है, केवल सहायक दाब है। यस बेटा, मूल दाब एक सहायक दाब है जो जल या जाइलम सैप रस को औसत प्रकार का एक धक्का प्रदान करता है, मोडेस्ट धक्का, यानी एक औसत प्रकार का धक्का प्रदान कर सकता है। इसका सबसे बड़ा योगदान जल स्तंभ की, जो ये पूरा स्तंभ बनेगा, जल का स्तंभ बनेगा, उसमें जल स्तंभ में जल की निरंतरता को बनाए रखने में रख सकता है। अब कैसे? देखो बेटा कैसे, समझो कि ये सार्वत्रिक तो है नहीं, सही, ये तो एक सहायक धक्का है। सुनो कैसे, या तो जब वाष्पोर्जन नहीं हो तो मॉर्निंग टाइम या लेट नाइट शाखीय पौधों में रस का आरोहण कर सकता है जो छोटे हैं। बड़े वृक्षों में रस के आरोहण करने में ये अपनी भूमिका नहीं, मतलब मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता, सहायक हो सकता है। अब दोबारा कब काम कर सकता है? जैसे ऊंचे वृक्ष हैं, ऊंचे वृक्षों के अंदर वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि हो रही है। अब वाष्पोत्सर्जन से जल की अधिक हानि हो गई तो जल तनाव, एक खिंचाव होगा, जल तनाव, ट्रांसपिरेशन पुल, उससे रसायन होता रहता है। लेकिन ज्यादा वाष्पोत्सर्जन से हानि हो गई तो हो सकता है कि जल तनाव में रंध्र बंद हो जाए। बात को समझे भाई, जल तनाव में जाइलम में मांग ज्यादा उठ जाए तो वो जो वाटर कॉलम है, जल स्तंभ है, वो टूट जाए। अब जल स्तंभ टूट गया, इसका मतलब तनाव की परिस्थिति, रंध्र बंद हो गए, तो जल स्तंभ टूट गया तो फिर रंध्र बंद हो गए तो फिर ये सक्रिय जलोशोषण होगा और औसत धक्का वापस उस जल स्तंभ को निरंतर कर देगा बस। तो ये तो बड़े वृक्षों में जो टूटे हुए जल स्तंभ को वापस निरंतर करने के काम में आता है। बात को समझे, और वहां सहायक हो सकता है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता। बात को समझे? यस बेटा, चाहे इसके अपन पक्ष में परिणाम देखें या अपन ये कह सकते हैं बेटा कि मूलदाब जल परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया में केवल संतुलित धक्का प्रदान कर सकता है। ऊंचे वृक्षों में जल की ऊपर की ओर की गति में प्रमुख भूमिकाएं नहीं निभाता है। इसका सबसे बड़ा योगदान जाइलम में जल के अणुओं की अविच्छिन्न श्रृंखलाओं को पुनः स्थापित करने में होता है, यानी जो विच्छिन्न हो जाती है उसको पुनः स्थापित करने में होता है। अब देख लो बेटा, इसके पक्ष में प्रमाण देख लो, चाहे जैसे बिंदु स्त्राव देखो आप, बिंदु स्त्राव आपने या तो वर्षा ऋतु में देखा होगा, रेनी सीजन में, और या सर्दी में। गर्मियों में तो वैसे नहीं होता है क्योंकि वाष्पोर्जन हो रहा होता है। और बिंदु स्त्राव आपने केवल शाखी पौधों में देखा होगा, बड़े वृक्षों वैसे भी नहीं होता है, सही। जबकि तुम जानते हो कि जाइलम रस का आरोहण दोपहर के टाइम ज्यादा होता है जब वाष्पोर्जन होता है। बात को समझ रहे हैं? और दोपहर के टाइम ये हो ही नहीं सकता। तो ध्यान से सुनना, एक प्रक्रम आपका होता है बिंदु स्त्राव। जैसे आपने वर्षा ऋतु में या सर्दियों में घास या छोटे छोटे जो शाखी पौधे थे उनकी पत्तियों से ऐसे चमकीली ड्रॉप ड्रॉप निकलते हुए देखा होगा। अब वो ड्रॉप ड्रॉप निकलती है, वो कैसे निकलती है उसको आप कहते हो बिंदु स्त्राव। तो देखो बिंदु स्त्राव किसे कहते हैं कि शाखी पादपों में
अतिरिक्त जल की अल्प मात्रा को पर्ण शीर्षों पर उपस्थित जलरंध्रों के द्वारा बूंदों के रूप में बाहर निकलना, या जलरंध्रों से, अपन ऐसे कहते हैं, जलरंध्रों से बूंदों के रूप में बाहर निकलना गटेशन कहलाता है। शाखीय पादपों में अतिरिक्त जल की मात्रा को पर्ण शीर्षों पर उपस्थित जलरंध्रों से बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? गटेशन। और सबसे बड़ी बात कब देखा जाता है? लेट नाइट या मॉर्निंग टाइम, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं रहता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं रहता है तो सक्रिय जलोशोषण होता है, तो फिर क्या पैदा होता है? रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के कारण ही होता है। लेकिन ये रूट प्रेशर के कारण होता है, लेकिन बेटा लेट नाइट या मॉर्निंग में देखा जा सकता है, दिन के समय नहीं देखा जा सकता, ऊंचे वृक्षों में नहीं देखा जा सकता। इसलिए रूट प्रेशर सार्वत्रिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। ये क्या है? नॉन यूनिवर्सल। तब मैंने दोनों घटनाओं को साथ आपको लिखा है। बात को समझे? अब बेटा जी आप ध्यान दो कि देखो ये जो गटेशन है ये टोमेटो में, टमाटर में, है ना, और ये टोमेटो में, टमाटर में, कोलोकेसिया अरबी में, बालसम में, घासों में, शाखीय पौधों में, घासों में, ट्रेडेस्केंसिया में, नोस्ट्रीसियम आपकी होती है रात रानी में देखा जा सकता है। तो देखो ये आपकी होती है उनके अंदर एपिडर्मिस। अब इन पौधों की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों की जो पर्ण शीर्ष होता है, पर्णफलक का जो शीर्ष होता है, वहां सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें आप कहते हो जलरंध्र। जलरंध्र आप कहते हो इन्हें हाइडेथोड्स। ये जलरंध्र होता है। यस बेटा। तो इस जलरंध्र को आप क्या कहते हो? हाइडेथोड्स, जलरंध्र। अब इस जलरंध्र के नीचे यहां वाटर कैविटी बन जाती है। वाटर कैविटी ये बड़ी गुहा होती है वाटर कैविटी, और आसपास में ढीली जो मीजोफिल या ढीली मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आप कहते हो एपिथेम सेल। मर्दूतक कोशिकाएं जो दूर दूर होती है, मर्दूतक कोशिकाएं। और तुम जानते हो सिरा, जो मध्य सिरा होती है, वहां जाइलम वेसल, वहां तक जाइलम होता ही तो जाइलम वेसल्स होती हैं। अब जाइलम वेसल से जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक ये रस आता है, यहाँ इस कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा। जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ड्रॉप 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 के रूप में बाहर निकलेगा। ये शुद्ध जल नहीं होगा, ये जाइलम सैप होगा। शुद्ध जल नहीं होगा, जाइलम सैप होगा, जिसमें जल भी होगा, मिनरल खनिज भी होंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ये सब होंगे, और ये ड्रॉप ड्रॉप के रूप में बाहर निकलेंगे। ड्रॉप ड्रॉप के रूप में बाहर निकलेंगे तो इसको आप क्या कहते हो? बिंदु स्त्राव। तो कईयों ने कहा कि ये देख लो भाई मूलदाब के कारण हो रहा है बिंदु स्त्राव, और मूलदाब भी है ना जाइलम रस को ऊपर चढ़ाने में पूर्ण रूप से है। लेकिन गलत बात कि पहले तो देखो कि बिंदु स्त्राव देखो सुबह या रात्रि को ही हो सकता है। अब जब सुबह या रात्रि को हो सकता है उस समय वाष्पोर्जन नहीं है, वाष्पोर्जन नहीं है तो जल का सक्रिय अवशोषण है, तो एक आपका धनात्मक दाब ये हो रहा है। तब अगर आप इसको दोपहर के टाइम कभी नहीं देख पाओगे, ऊंचे वृक्षों में नहीं देख पाओगे, तो फिर वो क्या हो गया? असार्वत्रिक हो गया। ये पक्ष में प्रमाण तो आया लेकिन पूरी व्याख्या नहीं कर पाया। बात को समझे? तो ये बात आपकी हुई। यस बेटा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं। तो ये आप देखते हो गटेशन, बिंदु स्त्राव। और गटेशन में जो आप ये समझ रहे हो कि जो एपिथेम सेल्स होती है ना, एपिथेम सेल्स, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो शाखीय पादप में अतिरिक्त जल की अल्प मात्रा पत्तियों किनारों से बूंदों के रूप में निकलती है। तो ये मतलब क्षतिग्रस्त में नहीं, बिल्कुल जलरंध्रों से द्वारा होता है। जलरंध्र बाह्य त्वचा में एक छिद्री होता है ना। और आप जानते हैं कि यहाँ एक विशाल कैविटी बनती है क्योंकि यहाँ दूर दूर स्थित मर्दूतक कोशिकाएं एपिथेम सेल होती हैं, तो यहाँ कैविटी बन जाती है। और ये जो जलरंध्र ना हाइडेथोड्स, ये हमेशा खुले होते हैं। ये उन रंध्रों की तरह इन पे रेगुलेशन नहीं होता है, खुलना बंद होना नहीं होता, ये हमेशा सदैव खुले रहते हैं। अगर धनात्मक दाब होगा, रूट प्रेशर होगा तो जल बूंद के रूप में निकल जाएगा, और धनात्मक दाब नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। इसलिए आप दिमाग लगाओ कि कभी कभी रहता है। बात को समझे? इसलिए अपन कहेंगे कि रूट प्रेशर जो है ना, वो रस आरोहण जाइलम सैप के परिवहन में सहायक दाब हो सकता है, मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है। ये इससे कंक्लूजन निकला बस। बात को समझ रहे हो?
इसके अलावा देखो अपन इसके पक्ष में बिंदु स्त्राव के अलावा कुछ और प्रमाण पढ़ते हैं, लेकिन समझना देखो, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझा रहा हूं कि भाई इस मूलदाब के पक्ष में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो परिमाण मैं आपको दर्शा रहा हूं, है ना। तो देखिए, जिसको आप कहोगे मतलब रस का स्त्राव, रस स्त्रवण, है ना बेटा, या आप कह सकते हो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग या रस स्त्रवण। जैसे आप क्या करें कि देखो, एक शाखे पौधे को लें आप, एक शाखे पौधे को, तो उसको बिल्कुल जल की अधिकता वाले क्षेत्र में जहां आर्द्रता हो, वायुमंडलीय आर्द्रता बहुत ज्यादा हो, और वायुमंडलीय आर्द्रता ज्यादा होने पर आप जानते हो वो बिंदु स्त्राव भी तभी हुआ जब वायुमंडलीय आर्द्रता ज्यादा थी और वाष्पोर्जन नहीं था। तो वायुमंडलीय आर्द्रता वाले अधिक स्थान पे एक गमले में आपने एक शाखीय पौधा, बिल्कुल कोमल तने वाला, एकदम कोमल तने वाला, तो कोमल तने वाला ये शाखीय पौधा लगा दिया आपने। यस बेटा, तो देखिए ये पोट है और यहां इस पौधे की आप जानते हैं बेटा कि जड़ है, और बिल्कुल कोमल शाखीय तने वाला ये कोमल शाखीय तना। अब देखो, हमको दो बात बताता हूं, दो क्वेश्चन का आंसर यहां देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। अब आप ध्यान दो, और अत्यधिक जल, अधिक जल मतलब प्रचुर जल और आर्द्रता वाले दिन, अब आपने इसको यहां से कट लगाया तेज ब्लेड से, क्षतिग्रस्त नहीं, तेज ब्लेड से कट लगाया, तेज ब्लेड से कट लगाया, तो रस का स्त्रवण हुआ। रस का क्या हुआ, ये यहां से जो अवशोषित रस है इन जाइलम रस, उसका क्या हुआ, स्त्रवण, इन रस निकला, तेज ब्लेड से कट लगा दिया तो रस का स्त्रवण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आर्द्रता वाले दिन वाष्पोत्सर्जन तो था नहीं, और बाहर वाष्पोत्सर्जन नहीं था, सक्रिय अवशोषण था, तो मूलदाब था, तो रस का स्त्रवण हुआ। अब इस केस में देखो स्त्रवण हुआ, लेकिन इसके अपन अपवाद पढ़े, जैसे ध्यान से सुनना, कब कब अपन बात करें, मान लो एक बहुत ऊंचा वृक्ष है, बहुत ऊंचा वृक्ष, और वो वृक्ष के तने में ये मान लो कि जाइलम द्रव स्थितिक स्तंभ है, जाइलम का स्तंभ, ये वैसल वैसल वैसल, यानी आप तो ऐसे दे दो सीधा ही कि ये जाइलम स्तंभ है, ये जाइलम स्तंभ है, सही। और यहां अपन बात रहे की पत्ती है। अब यहां लगातार वाष्पोत्सर्जन से जल हानि हो रही है। अब वाष्पोत्सर्जन से यहां जल हानि हो रही है, तो आप जानते हैं वहां एक ऋणात्मक तनाव पैदा हो रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल, ऋणात्मक दाब या ऋणात्मक प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल, खिंचाव, खिंचाव पैदा हो रहा है, तो जल की मांग उठ रही है, जल खींचा जा रहा है, जल खींचा जा रहा है, तो जल खींचा जा रहा है। फिर जल के गुण भी देखो अभी आगे आ जाएंगे। तो ये लगातार इस वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष ट्रांसपिरेशन पुल के कारण लगातार इतनी ऊंचाई 100 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रहा है वो। यस, अब जल की तनाव दिशा में, अगर इस तनाव दिशा में अगर आप यहां से काट दें, सॉरी यहां से देखो कि अगर इस तनाव दिशा में आप यहां से काट दें तो क्या होगा, क्या रस बाहर निकलेगा, नहीं, नीचे गिर जाएगा, स्तंभ, जल स्तंभ नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक रूट प्रेशर काम नहीं कर सकता।
और रूट प्रेशर काम नहीं कर सकता और अत्यधिक तनाव था, तेज गति से वाष्पवर्जन हो रहा था, तो एक खिंचाव पैदा हो रहा था, और खिंचाव पैदा हो रहा था, जैसे आपने काटा तो खिंचाव रुक गया तो पानी नीचे गिरेगा, वो नली खाली हो जाएगी, नीचे गिरेगा, उसमें वायु भर जाएगी। कारण जैसे आप एक बड़ा जूस का गिलास लें, जूस के गिलास से उसमें एक बड़ी नली डालें, आप स्ट्रॉ प्लास्टिक की महीन बड़ी नली डालिए आपके मुंह में ले लो, तेज गति से जूस को खींचो आप, तो जल के अणु दर अणु बिल्कुल फटाफट फटाफट आपके मुंह में पहुंच रहे हैं, आप खींचना छोड़ो। अब बताओ अपने आप बाहर निकलेगा या नीचे गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, जूस उसमें स्ट्रो में नीचे गिर जाएगा ना। वो तो हाँ ऊंचाई पर होता ना तब नली से बाहर आ जाता है, अगर नीचाई पे हो तो फिर आप जानते हो कि उसमें नीचे गिर जाएगा, जल स्तंभ, है ना, क्योंकि उस समय मूलदाब काम नहीं कर रहा, इसलिए फिर मूलदाब सार्वत्रिक नहीं है। इसलिए बेटा अब देखो अपन एसेंट ऑफ सैप के लिए, जाइलम रस के आरोहण के लिए अब अपन सबसे बेस्ट थ्योरी आगे पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल फोर्स थ्योरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डिक्सन जोली की थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब देखिए बेटा एसेंट ऑफ सैप अर्थात रस के आरोहण, जाइलम रस के जड़ के जाइलम से पत्तियों वायु भागों तक जो आरोहण है, आप जानते हैं कि उनका परिवहन है, उसको समझाने के लिए जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो आपकी है फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। और इस फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर एक आपका आएगा कोहेजन, सहसंजन, टेंशन, तनाव, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत, जो किसने प्रतिपादित किया बेटा? डिक्सन और जोली ने, डिक्सन और जोली ने प्रतिपादित किया। यस बेटा क्या कहता है, देखो पादपों के अंदर परिसंचरण तंत्र, हृदय एब्सेंट होते हुए भी, पंपिंग स्टेशन नहीं होते हुए भी इतनी ऊंचाई तक 100 मीटर तक की ऊंचाई तक जल का परिवहन कैसे हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जाइलम के द्वारा जो जल का परिवहन है वो 15 मीटर प्रति घंटे या इससे अधिक दर से भी हो सकता है, 15 मीटर प्रति घंटे या इससे अधिक दर से भी हो सकता है। फिर देखो ना बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको मैं बताता हूं कि अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि जल को मुख्यतः पादप के द्वारा खींचा जाता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि नीचे कोई दाब या ना तो कोई जैविक बल और ना ही मूल दाब, वो केवल सहायक हो सकता है, लेकिन रियली में ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि इतने ऊंचाई तक जल को ऊपर खींचा जाता है। बात को समझे? अब खींचा जाता है बेटा तो ध्यान से समझिए कि इस क्रिया के लिए प्रेरक बल पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन है, कि पत्तियों से जो लगातार वायु भागों से जल की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन, वो इसके लिए प्रेरक बल है। और उसको अगर अपन प्रेरक बल मानते हैं या प्रेरक बल वो है, तो उसके लिए मॉडल आपका दिया गया था जो सहसंजन तनाव वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत। और देखे बेटा कि ये सिद्धांत कैसे ओवरऑल वो जो सारे आपके पीछे कंसेप्ट थे कि मूलदाब बहुत ऊंचे वृक्षों में जल के परिवहन को करने में सक्षम नहीं है, शाखे में ही कर सकता है, छोटे में ही, वो भी 10-15 फीट वालों में, वो भी कब? जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो और प्रातःकाल या रात्रि का समय हो, तभी वो मूलदाब प्रभावी होता है। बात को समझ रहे हैं? क्लियर? इसलिए वो सार्वत्रिक नहीं हो तो केवल सहायक दाब है। यस, तो सबसे बेस्ट जो थ्योरी आपकी आती है वो कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मार्ग समझाता हूं, फिर वर्ड टू वर्ड अपन चलेंगे। देखो बेटा आप मूल से अपन क्या लिखते हैं? मूल से पर्ण तक, मूल से पर्ण तक, या अपन कहें भाई मर्दा विलियन से जड़ के जाइलम तक जल का अवशोषण है, फिर जड़ के जाइलम से पर्ण के जाइलम तक, मेन तो ये होता है जड़ के जाइलम से पर्ण के जाइलम तक। तो मूल से पर्ण तक पादप शरीर में, पादप शरीर में जल का एक सतत स्तंभ पाया जाता है, जल का एक सतत कंटिन्यूअस बेटा सतत स्तंभ पाया जाता है। यस बेटा, और जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे द्रव स्थितिक स्तंभ, यानी अपन कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक कोलम,
जिसमें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर खिंचाव पैदा होगा, देखना, जिसे द्रवस्थैतिक स्तंभ हाइड्रोस्टेटिक कॉलम या वाटर कॉलम कहते हैं, है ना बेटा। एक बार अभी कुछ नहीं करेंगे, साइड में बता देता हूं कि जैसे ये आप जैसे कि ये बहुत ऊंचाई वाला वृक्ष है और ये उसके अंदर जड़ तंत्र है, ये उसके अंदर मूलरोम है। अब मृदा विलयन से यहां तक जल का जाना तो जल अवशोषण है। फिर देखो यहां से लेकर यहां हर पादप भाग में अधिचरम आएगा, मैंने बताया था, फिर भ्रण उत्तक आएगा, फिर समन उत्तक आएगा। तो यहां मान लो जड़ का जालम आ गया। अब यहां जड़ के जालम से लेकर चाहे वो पत्ती के जालम तक एक सतत द्रवस्थैतिक स्तंभ। कैसे? जैसे आप जानते हो कि वेसल होती हैं, तो वेसल आप जानते हो, वेसल की एंड वाल परफोरेटेड, ये छिद्री छिद्र होते हैं। जैसे एक बड़े पाइप की जो सॉकेट उसमें छोटी छोटी नलियां, है ना। अब जैसे ही वेसल आगे से जुड़ती जाएगी, ये वेसल जुड़ती जाएगी, ये लो, अब ये वेसल आगे से आगे जुड़ती जाएगी लंबवत रूप से, लॉन्गिट्यूडिनली, तो एक लगातार एक सतत द्रवस्थैतिक स्तंभ बन जाएगा। तो जड़ के जाइलम से लेकर पर्ण के जाइलम तक ये एक आप जानते हो कि सतत द्रवस्थैतिक स्तंभ पाया जाता है। सारी बात समझा देंगे अभी अपन आगे, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, द्रवस्थैतिक स्तंभ या वाटर कॉलम। समझ गए लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है ना बेटा। फिर अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि देखो ये सतत पौधे अगर मान लो वाष्प उत्सर्जन करें सक्रियता से और सतत रूप से लगातार वाष्प उत्सर्जन करें, यानी वायु भागों से जल की हानि, आपको समझा दिया था कि ट्रांसपिरेशन है, तो फिर आप क्या कहेंगे बेटा कि भी सतत वाष्प उत्सर्जन के कारण, सतत वाष्प उत्सर्जन के कारण पौधे के वायवीय भागों में, है ना बेटा, लगातार वाष्पोत्सर्जन के कारण या सतत वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे के वायवीय भागों में, या फिर अपन कहें कि मुख्य तथा मुख्य स्तंभ में, जो आपका वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम, है ना बेटा, वायु भागों में एवं मुख्य स्तंभ में एक ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है, है ना बेटा। भाई ऊपर लगातार वाष्प उत्सर्जन से, मैंने अभी आपको बताया यहां पर, तो लगातार वाष्प उत्सर्जन से जब जल हानि होती है तो वायु भागों में, और मुख्य स्तंभ यानी जो जल स्थैतिक द्रवस्थैतिक स्तंभ है उसमें ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है ना बेटा। और जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल, वो खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल, है ना बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल, यानी आप क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष या खिंचाव कहते हैं। यस बेटा, इसे आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो फिर उस द्रवस्थैतिक स्तंभ में जब पत्तियों की मेसोफिल से जल गुहा से जल की वाष्प रूप में हानि होती है तो फिर एक मांग उड़ जाती है, एक खिंचाव पैदा हो जाता है। फिर इसमें जल के भी 3 भौतिक गुण हैं, वो भी आप जानते हैं, मतलब इसमें सहायता करते हैं। तो आप कहोगे कि द्रवस्थैतिक स्तंभ में भरे हुए जल के निम्न 3 भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण या बल होते हैं, भौतिक गुण, द्रवस्थैतिक स्तंभ में भरे हुए जल के निम्न 3 महत्वपूर्ण भौतिक गुण
होते हैं, जो इस प्रक्रम में क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। बात को समझे। अब वो भौतिक गुण क्या होता है, देखो सबसे पहले आपका होता है सहसंजन बल। सहसंजन बल क्या होता है, सहसंजन बल, कोहेजिव फोर्स। ये तो तुम फिजिक्स में जानते ही हो कि समान प्रकार के अणुओं में लगने वाला बल होता है सहसंजन बल। तो जानते हो सहसंजन बल क्या होता है, कि जल के अणु के मध्य परस्पर आकर्षण, जल के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण। यस बेटा, आपस में परस्पर बहुत मजबूत आकर्षण बल उनके अंदर होता है, तो आपका होता है सहसंजन बल। फिर देखो बेटा दूसरा आपका क्या है, आसंजक बल या आसंजन बल, एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स, आप दिमाग लगाना कि जल किसमें है, उन वाहिनिकाओं में, द्रवस्थितिक स्तंभ में। तो आसंजन बल क्या होता है कि जल के अणुओं का ध्रुवीय सतहों, जल के अणुओं का ध्रुवीय सतहों। अब ध्रुवीय सतह क्या, वाहिका व वाहिनिका की सतह से आकर्षण। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ध्रुवीय सतहों से आकर्षण मतलब वाहिनिका और वाहिकी अवयवी सतह से आकर्षण। फिर आपका क्या होता है, तीसरा आपका था पृष्ठ तनाव। तीसरा गुण बेटा आपका क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, तो सरफेस टेंशन क्या है, यस बेटा, तो ध्यान से सुनना कि सरफेस टेंशन क्या है बेटा, कि जल के अणु एक दूसरे से जल की गैस अवस्था से द्रव अवस्था में अधिक आकर्षित होते हैं। यानी द्रव अवस्था में जरा ऊपर तो वाष्प रूप में हानि हो रही है, लेकिन फिर पृष्ठ तनाव पैदा होगा द्रव स्थितिक स्तंभ में। वो क्यों, क्योंकि गैस अवस्था से ज्यादा किस अवस्था में, द्रव अवस्था में वो ज्यादा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखो डा, जल के अणु, जल के अणु एक दूसरे को जल की गैस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अधिक आकर्षित करते हैं। यस बेटा, तो ये आपका क्या होगा, पृष्ठ तनाव। अब मेरी बात सुनना बेटा कि देखो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा कि जल के इन तीन भौतिक गुणों के कारण आप जानते हैं बेटा, ये जो सहसंजन बल है, आसंजन बल है या फिर पृष्ठ तनाव, तो द्रव स्थितिक स्तंभ में दो विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। उस वाटर कॉलम के अंदर दो प्रॉपर्टी डेवलप होगी, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आपकी होगी। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना भाई कि जल के इन तीन भौतिक गुणों के कारण, जल के इन तीन भौतिक गुणों के कारण द्रव स्थितिक स्तंभ में दो विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। यस बेटा, दो विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, अब वो दो विशेषताएं क्या होती हैं, फर्स्ट में आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट। यस बेटा, एक तो आपका तनन सामर्थ्य, टेंसिल स्ट्रेंथ, और दूसरा केशिकात्व है। एक तो बेटा आप क्या, टेंसिल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य,
यस बेटा, तनन सामर्थ्य। देखो रियली में तनन सामर्थ्य होती क्या है, सहसंजन बली है ये, कि जल के जो अणु है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूं, कि जल के अणु एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे आप सहसंजक बल कहते हैं, और इस बल के कारण ही सहसंजक बल तनन सामर्थ्य भी कहलाता है ना बेटा। तनन सामर्थ्य यानी सहसंजक बल ही तनन सामर्थ्य कहलाता है। जो आप जानते हो जल के अणु के मध्य एक प्रबल आपसी जल के अणु के बीच एक प्रबल आकर्षण बल है, तो इस सहसंजक बल को आप तनन सामर्थ्य भी कहते हैं। यस बेटा, और आप जानते हैं कि जल के तनन सामर्थ्य का परिणाम आप जानते हैं, इस जल की तनन सामर्थ्य का परिणाम इतना प्रबल होता है 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी वैल्यू होती है। सॉरी, अपन कहें उसको 10 से 30 मेगा पास्कल, यहां अपन कहें कि 10 से 30 मेगा पास्कल ये दाब होता आपका, 10 से 30 ये टेंसिल स्ट्रेंथ है। दूसरा बेटा तुम जानते हो, तो अपन कहते हैं ना कि जल के अणु आपस में एक बहुत प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हैं, और वो आकर्षण बल ही सहसंजक बल या तनन सामर्थ्य, और उसका मान 10 से 30 एमपीए मेगा पास्कल। यस बेटा, और फिर आप कहते हो कि जो केशिकात्व है, केशिकात्व दूसरा गुण होता है, केशिकात्व कैपिलरिज्म, केशिकात्व है ना, कैपिलरिज्म जो केशिकात्व है, तो तुम जानते हो केशिकात्व जितना वाहिका और वाहिना का महीन व्यास होगा उतना ही अधिक केशिकात्व होगा। जानते हो ना, आप ये फिजिक्स में पढ़ते हो, हाई कैपिलरिज्म मतलब जितना नली का महीन से महीन व्यास होगा, पतली होगी, उस जूस के गिलास में आप पतली से पतली स्ट्रो डालोगे उतना ही धार तेज बनेगी। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपके जानते हो केशिकात्व है जो आपका होता है, यानी आप जानते बेटा कि पादपों में केशिकात्व में वाहिकी अवयवों कम व्यास के द्वारा सहायता की जाती है ना। वाहिकीय तत्वों जो ट्रेकेरी एलिमेंट है कम व्यास द्वारा सहायता की जाती है। और तुम जानते हो ना जो आसंजन बल अपन ने बताया कि आसंजन बल क्या करता है, उस श्रृंखला को टूटने नहीं देगा, क्योंकि आसंजन बल जल के अणुओं का ध्रुवीय सतहों जो वाहिका और वाहिनिकाओं की जो द्रव स्थितिक स्तंभ है, वाहिका और वाहिनिकाओं की जो ध्रुवीय सतह है उससे उसको आकर्षण बनाए रखेगा। तो वो आप जानते बेटा आसंजन बल कहलाता है, क्योंकि जो लिग्नोसेल्यूलोजिक भित्ति है तो जल और उसके अणु उनके मध्य आकर्षण आपका होगा। बात को समझे? क्लियर? और पृष्ठ तनाव आपको बता दिया मैंने कि वो गैस वाष्प के अपेक्षा द्रव में अधिक आकर्षित रहेंगे। तो ये आप जानते हो कि केशिकात्व हो गया। यस बेटा, अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो वो कैसे आपकी मूवमेंट होगी, कैसे अपन बात रहे कि इतनी ऊंचाई तक जल के अणु ऊपर पहुंचेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताता हूं बेटा कि देखो जो मतलब आप जानते हैं बेटा कि जो केशिकात्व है और जो वायु भागों में सतत वाष्प उत्सर्जन से जो तनाव पैदा होता ट्रांसपायरेशन पुल, ये दोनों मिलकर तो जल को द्रव स्थितिक स्तंभ में ऊपर की ओर खींचते हैं। यस, और जो आपका तनन सामर्थ्य है उस खिंचाव के विपरीत उस जल स्तंभ को टूटने से रोकती है, टूटने से बचाती है जब तक उसकी क्षमता होती है। और ऐसे आपके फिर अणु दर अणु, जल के अणु दर अणु ऊपर चले जाते हैं और 100 मीटर से ऊंचाई तक भी आपका रस का आरोहण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन लिखेंगे कि देखो मतलब अब यहां पर लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांसपायरेशन पुल मतलब वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव तथा
केशिकात्व दोनों मिलकर जल को या रस को ऊपर की ओर खींचते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं। यस बेटा, क्लियर। तथा तनन सामर्थ्य, जो टेंसिल स्ट्रेंथ है यानी सहसंजक बल, इस खिंचाव के विपरीत जल स्तंभ की सततता को टूटने से रोकता है। मतलब वो सतत श्रृंखला बनी रहे, उस सततता को कहीं टूट नहीं जाए। नॉर्मल अवस्था में आप जानते हैं बहुत ज्यादा तनाव हो गया तब टूट जाएगा, तो फिर तो रंध्र बंद हो जाएंगे, वाष्पन बंद हो जाएगा, तो फिर वापस मूल दाब केवल सहायक दाब होगा जो वापस बढ़ाएगा, फिर वापस वाष्पन चालू हो जाएगा। तो मेन तो आप जानते हैं कि वाष्पोजनी इस ऊंचाई तक पहुंचाने में जिम्मेदार है। तो जल स्तंभ की सततता को टूटने से रोकता है। जब ऐसा होता है बेटा तो जल अणु दर अणु आगे बढ़ने लगता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताऊंगा मैं, कि जल अणु दर अणु आगे बढ़ने लगता है ना बेटा, यहां और ऊपर तक पहुंचने लगता है। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फिर यही मैं लिख देता हूं कि ऐसा होने से जल अणु दर अणु आगे बढ़ने लगता है। यानी अपन ऐसे कहें कि परिमाण स्वरूप जल अणु दर अणु श्रृंखला के रूप में अणु दर अणु आगे बढ़ने लगता है। और वायवीय भागों तक पहुंचता है। यस बेटा, वायवीय भागों तक पहुंचता है। ये कारण है आपका कि 100 मीटर ऊंचाई तक भी पानी चला जाता है। आप अगर एक जूस में स्ट्रो के अंदर एक एक कण को, चाहे दूरी हो, लेकिन अगर आप खिंचाव लगाएं तो अणु दर अणु जूस के कण अणु दर अणु फटाफट 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 आपकी प्यास जितनी ज्यादा है, जितनी ऊपर हानि हो रही है, आपकी प्यास जितनी ज्यादा उतनी तेज गति से जूस का गिलास खाली नजर होता हुआ आता है। बात को समझ रहे हैं? तो परिणाम स्वरूप जल अणु दर अणु आगे बढ़ने लगता है और वायु भागों तक पहुंचने लगता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताऊं बेटा। और फिर मान लो कि बहुत ही ज्यादा वाष्पोर्जन होकर पानी उपलब्धि नहीं रहे, तो कभी कभी ये स्तंभ अगर टूट जाए, अब टूटेगा तो बताओ नीचे गिरेगा ना, और फिर वाष्पोर्जन बंद हो जाएगा। रंध्र बंद होने से फिर सक्रिय जलोषण होगा तो मूलदाब पैदा होकर उसको सहायक मतलब सहायता कर पाएगा। इतनी ऊंचाई तक जो परिवहन करता है वो यही करता है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने सारे गुण आपको लिखा दिए हैं और सारे गुण आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो बेटा ये एक पादप है, आप समझ पा रहे हैं? यस बेटा, ये लो। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये तना है बहुत अच्छे से। इसके बाद ये देखो कि ये जड़तंत्र है, यहां मान लो कैसे मूलरोम है। अब मान लो कि यहां जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक ये सतत द्रव स्थितिक स्तंभ है, जो मैंने आपको बताया था कि सतत द्रव स्थितिक स्तंभ अपने सीधी बता दिए। बाकी वाहिनिकाएं जो छिद्रित होती हैं, छिद्रित अंतस्विथी होती है, तो वैसे पाइप की तरह, अब ये पूरी भी हो सकती है या वो यहाँ संयुक्त प्लेट है तो वो छिद्र से छिद्र मिल जाएगा। वो तो जैसे महीन महीन अंदर छिद्र से छिद्र वाही के तत्व है, तो छिद्र से छिद्र मिल जाएगा तो भी वो सतत नलिकाई होगी। बात को समझ रहे हैं? तो ऐसे वाहिनिकाएं एक दूसरे से लंबवत जुड़कर ये जाइलम स्तंभ या
सतत द्रव स्थितिक स्तंभ बन गया। अब सतत द्रव स्थितिक स्तंभ बन गया और आप जानते हैं कि ये स्तंभ यहां पौधे के वायु विभाग पत्ती तक, और पत्ती की आंतरिक संरचना बताऊं तो वहां मैं पत्ती का सीधा आपको शो कर देता हूं कि जो स्पंजी मर्दूतक होता है यानी मीजोफिल होता है, पर्ण मध्योतक मीजोफिल, और उन मीजोफिल कोशिकाओं के बीच में, चाहे आप निचली सतह पे मान लो तो इधर कर देना, चाहे ऊपरी सतह पे मान लो तो ये अवकाश होते हैं, ये अवकाश होते हैं। तो एक कैविटी बन गई और मान लो यहां ऊपर के अधिचरण पे यहां रंध्र है, यहां रंध्र है, या नीचे के अधिचरण पे यहां रंध्र है, सही। अब आप जानते हैं कि भाई ये मेजोफिल सेल है, क्योंकि पत्ती की मध्य सिरा तक तो ये स्तंभ आपका होगा जाइलम, बात को समझे। अब देखो बेटा कि यहां इस कैविटी से जल गुहा में जब वाष्प प्रवणता ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर में कम है तो जलवाष्प की यहां लगातार हानि हो रही है। जलवाष्प की हानि होने से यहां सबसे इस मेजोफिल कोशिका की सबसे ज्यादा डीपीडी हो रही है, सबसे ज्यादा जल की मांग, तो जल की मांग उठ रही है। तो एक खिंचाव, एक मैं आपको बताऊं कि बेटा यहां इस जल गुहा से, जलवाष्प के रूप में रंध्रीय गुहा से जल की हानि हो रही है, तो एक खिंचाव, एक मांग उठ रही है। तो उस खिंचाव को आप क्या कहते हैं, जो वायु भागों में काम करता है, ट्रांसपिरेशन पुल। सबसे पहले तो वायु भागों में पैदा होगा तनाव, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष, खिंचाव हो गया वायु भागों में पैदा। अब वायु भागों में पैदा होगा तो फिर ये जो आपका हाइड्रोस्टेटिक कॉलम है, यानी मैंने आपको बताया था द्रव स्थितिक स्तंभ, हाइड्रोस्टेटिक कॉलम, द्रव स्थितिक स्तंभ, इसमें जल की मांग उठ गई। जल की मांग उठ गई तो पहले देखो कि जड़ों से एपोप्लास्टिक या कैसे भी आपका जल मृदा विलयन से जड़ के जाइलम तक आ गया था। अब इसमें मांग उठ गई क्योंकि यहां एक तनाव, खिंचाव पैदा हो गया, ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। तो अब यहां पर जो जाइलम रस है, तो जो जाइलम रस है उसके अणु, तो जल के अणु पहले हैं, तो जल के अणुओं में आप जानते हो आपस में एक परस्पर एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण बल होगा। उस आकर्षण बल को आप कहोगे सहसंजक बल या तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य। तो एक तो वो, और इन जाइलम भित्तियों से जो आकर्षण होगा वो आसंजक बल, और द्रव अवस्था में ज्यादा आकर्षण होगा। तो आप जानते हैं कि ये फिर ये जितनी महीन होगी नलिका उतना केशिकात्व ज्यादा होगा, तो फिर ये खिंचाव और केशिकात्व, तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल और केशिकात्व तो उसको ऊपर खींचेंगे जल के अणुओं को, और ये स्तंभ टूट नहीं जाए, इसलिए उनमें जो आपस में आकर्षण होता है तनन सामर्थ्य, जिसका मान 10 से 30 एमपी मेगा पास्कल होता है, बहुत प्रबल मान होता है, वो उसको टूटने से रोकेगा। इससे फिर अणु दर अणु, अणु दर अणु, अणु दर अणु, अणु दर अणु यहां जाएंगे, जलवाष्प के रूप में हानि होती रहेगी, जाएंगे जलवाष्प के रूप में हानि होती रहेगी। इस प्रकार बेटा ये आपका जाइलम ट्रांसलोकेशन होता है, यानी एसेंट ऑफ सैप, रस का आरोहण। बात को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से बेटा ये आपका रस का आरोहण होता रहता है और इसको आप बोलते हो जाइलम ट्रांसलोकेशन। और आपने कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस जाइलम ट्रांसलोकेशन के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सॉरी नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका हो गया ट्रांसपायरेशन पुल। तो वो आप जानते हो कि लगातार जल के अणु की क्या कर रहा है, हानि कर रहा है। बात को समझे? और खिंचाव के कारण जल अणु दर अणु सतत रूप से ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे बेस्ट थ्योरी आपकी हो गई कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। जो चाहे 100 मीटर का पौधा हो, 130 मीटर की ऊंचाई तक का पौधा हो, तब भी पानी को छड़ा देंगे। इसलिए ट्रांसपिरेशन को पढ़ते हुए एनसीईआरटी से इसको पढ़े आप लॉन्ग डिस्टेंस को। अब बेटा लास्ट अपना रह गया लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन।
तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन किसका परिवहन करता है वो मैं आपको समझा देता हूं। यस बेटा, तो नेक्स्ट आप देखिएगा। हाँ तो बेटा देखिए कि लास्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, यानी जो लास्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम का परिवहन। यस, ये अपन ऐसे कहें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण। जो ऑर्गेनिक सुगर्स हैं, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, और कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम परिवहन। तो ये अपन ने सिद्ध कर लिया कि वलयकरण प्रयोग के द्वारा, जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था, मेलफिगी वैज्ञानिक ने दिया था, वलयकरण प्रयोग, वो मेनली तो वलयकरण प्रयोग जो मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन एक रिंग में छाल को उठा देंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम बैठ जाएगा, लेकिन डाइकोटमी संभव है, तो ये ऊपर का भाग फूल जाएगा थोड़े दिनों बाद और ये नीचे का भाग तो ऐसे रहेगा। बात को समझे? तो जाइलम से तो जल का परिवहन हो रहा है, तो पत्तियां तो मुरझाएगी नहीं, लेकिन जड़ें मर जाएगी, तो यहाँ भोजन इकट्ठा हो जाएगा। हालांकि ये तो अभी बताएंगे, ये तो एक दिशा वाक्य बताता है। तो देखो वलयकरण प्रयोग सिद्ध करता है बेटा कि कार्बनिक विलयों का या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। खैर ये बात तो आपकी हो गई। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, है ना, और ये सारी बात अभी समझा दूंगा मैं आपको। तो वलयकरण प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया कि कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ पॉइंट्स, कि जो प्रकाश संश्लेषणीय उत्पादों का स्रोत से सिंक कुंड की ओर होने वाले प्रवाह को ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट कहते हैं। यानी प्रकृति में आप जानते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण उत्पाद हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज और फिर आप जानते हो डाइसैकेराइड सुक्रोज में और बाद में जमा किसके रूप में होगा? स्टार्च में। लेकिन प्रकाश संश्लेषणीय उत्पादों का स्रोत जहां बन रहे हैं ज्यादातर हरी पत्तियों पर, तो स्रोत से सिंक कुंड की ओर होने वाले प्रवाह को आप क्या कहते हो? ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट। यानी फैक्ट्री जहां बना रही है, जहां बन रहा है, और डिमांड की ओर, जहां डिमांड होगी, है ना, उसकी ओर होने वाले प्रवाह को आप ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट कहते हैं। यस बेटा, जनरली अपन देखते हैं कि सामान्य जब अगर पौधा सामान्य वृद्धि कर रहा है तो हरे पेड़ पौधे में जो हरी पत्तियां, प्रकाश संश्लेषण मुख्य काम किसका होता है? हरी पत्ती का। कुछ शाखी पौधे में तने का थोड़ा बहुत, वरना मेन काम किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण मेन काम होता है हरी पत्ती का। तो जनरली ये जो हरी पत्तियां होती है, ये हरी पत्तियां जहां प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश को लेकर, ये आपकी होती है सोर्स। तो अपन क्या कहते हैं कि सामान्यतः हरी पत्तियां सोर्स होती हैं, स्रोत, और अर्थात प्रकाश संश्लेषी अंग ये सोर्स होती हैं। और जो जड़ है, भूमिगत भाग, जड़ तथा भूमिगत संग्राहक, भाई मुख्य तो भोजन संचय जड़ें करती है, जैसे मूसला मूल भोजन संचय करती है, या फिर आप जानते हो कि भूमिगत तने जो भोजन संचय के लिए रूपांतरित होते हैं, प्रकंद, राइजोम, कॉर्म, घनकंद, ट्यूबर, बल्ब, जो प्याजरी होता है ना, सलकंद, बल्ब, ये सारे क्या होते हैं? सिंक होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? सिंक। या फिर कोई भी भाग जिसको भोजन की डिमांड होती है वो सिंक होता है ना। तो जहां बनता है वो आपका क्या है? सोर्स, स्रोत। और प्रकाश संश्लेषी अंग वो तो आपके सोर्स हो गए, या फिर जो जड़ हैं और भूमिगत संग्राहक भाग हैं वो क्या हो गए? सिंक। सामान्यतः बोला मैंने, बाकी डिमांड पर डिपेंड करता है। अब देखो बेटा कि भी जो सोर्स सिंक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि सोर्स तथा सिंक मौसम तथा आयु के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे पतझड़ में पौधे की सारी पत्तियां गिर गई तो बनाने वाली तो गिर गई। अब दिमाग लगाओ कि बनाने वाली गिर गई तो अब भोजन कहां जमा है? संग्राहक भागों में। तो पतझड़ में सारी पत्तियां गिर गई, अब बसंत में नवनिर्मित कलिका आएगी पौधे पर, तो सारी पत्तियां गिरने के बाद में बसंत में कच्ची कलिकाएं आएगी विभज्योतक। अभी वो पत्ती नहीं बनी है, कच्ची कलिकाएं आएगी, बड। तो अब यहां जो संग्राहक भाग हैं वो तो सप्लायर हो जाएंगे, सप्लाई देने वाले, और ये आपकी डिमांड वाले हो जाएंगे। तो मैं आपने क्या कहा कि सोर्स तथा सिंक रिलेशन मौसम
और आयु के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी पतझड़ के पश्चात बसंत में ये जो संग्रह भाग तो सोर्स की तरह हो जाते हैं, और नवनिर्मित कलिकाएं जो विभज्योतक होता है, जिसको भोजन की बहुत डिमांड होती है क्योंकि वो उपापचय सक्रिय है, वो सिंक हो जाते हैं। तो सोर्स सिंक रिलेशन परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, और इस परिवर्तनशीलता के कारण ही फ्लोएम परिवहन बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशात्मक। अगर अपन जल की गति अपन अभी देखी जाइलम के रेफरेंस में यूनिडायरेक्शनल, लेकिन फ्लोएम के द्वारा भोजन का प्रवाह बाई डायरेक्शनल, फ्लोएम के द्वारा, और वैसे भोजन का प्रवाह किधर भी जा सकता है, मल्टी डायरेक्शनल, डिमांड के अकॉर्डिंग। यस बेटा, तो देखो फ्लोएम के द्वारा बाई डायरेक्शनल कैसे कि सामान्यतः तो पत्तियां सोर्स है, तो पत्तियों से संग्राहक भागों यानी मूल की ओर, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो इन संग्राहक भागों से वायवीय भागों यानी नवनिर्मित कलिकाओं की ओर भी जा सकता है। बात को समझे। इस प्रकार फ्लोएम का परिवहन, भोज्य पदार्थों का फ्लोएम के संदर्भ में परिवहन बाई डायरेक्शनल होता है। बात को समझे। और परिवहन किस रूप में होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज के रूप में। एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज, डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज के रूप में परिवहन होगा, क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से अक्रिय है, अन्य चीजों से क्रिया नहीं करती है, रासायनिक दृष्टि से अक्रिय है, और परासनिक सक्रिय, परासनिक दृष्टि से सक्रिय है। ओपी के हिसाब से ये एक्टिव है, परासनिक दृष्टि से एक्टिव है, और रासायनिक दृष्टि से क्या है? इनएक्टिव। अब बेटा देखो, लेकिन देखो सोर्स सिंक रिलेशन परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन भोजन हमेशा सोर्स से सिंक की ओर जाएगा। अब वो तो बनाने वाला या फिर सप्लायर सोर्स होता है, और जहां जमा होते हैं या जहां डिमांड होती है वो आपका सिंक होता है। बात को समझे। अब हरी पत्तियां सोर्स से सामान्यतः है, और जहां जमा हो रहे हैं वो सिंक हैं, लेकिन एक ऐसी होती है मौसम और आयु के अनुसार, जब बसंत के बाद, वो पतझड़ के बाद बसंत आता है, तो अब वो बनाने वाले तो नहीं हो सकते, वो स्टोरेज ऑर्गन, संग्रह भाग, लेकिन वो सप्लायर हो जाएंगे, सप्लायर हो जाएंगे, और वो जहां नवनिर्मित कलिका आएगी वो डिमांड वाले भाड़ हो जाएंगे, तो उधर आपका चला जाएगा। तो फ्लोएम के संदर्भ में भोज्य पदार्थों का बाई डायरेक्शनल प्रवाह हो सकता है। बात को समझे। अब बेटा ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिक सोल्यूट के फ्लोएम परिवहन को मास फ्लो, द्रव्यमान प्रवाह, या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, दाब प्रवाह परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। दाब प्रवाह परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। यानी ये जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस थी, दाब प्रवाह परिकल्पना, ये किसने दी थी? मुंच, बाई मुंच वैज्ञानिक ने। और मुंच की परिकल्पना के अनुसार अपन इस परिवहन को समझेंगे। तो मुंच परिकल्पना में 3 पद होते हैं। लोड होना, पहले जहां भोजन बन रहा है मीजोफिल सेल में, तो वहां कंपेनियन सेल में या सीव ट्यूब में लोड होगा, है ना। तो लोडिंग, लदान, सक्रिय लदान, एक्टिव प्रोसेस, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। लॉन्ग डिस्टेंस, फिर लदान होने के बाद सोर्स से सिंक तक लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी का प्रवाह होगा, वो निष्क्रिय होगा, और वो साई पी, दाब के एक अंतर के कारण होगा दाब प्रवाह, और वो दाब आपका वही है साई पी यानी टीपी, ट्रिगर प्रेशर, धनात्मक द्रवस्थितिक दाब से धनात्मक बहुत ज्यादा द्रवस्थितिक दाब से कम की ओर, यानी दाब के अंतर के कारण, तो धनात्मक द्रवस्थितिक दाब होगा। यस, फिर अनलोडिंग होगी, जो सिंक भाग है वहां अनलोडिंग होगी। यस बेटा, अब आराम से देखना, ये थ्योरी आपको परफेक्टली भी डायग्राम से समझ में आएगी। यस, तो देखो अब अपन पढ़ते हैं जो मुंच की परिकल्पना है। तो देखो मुंच की परिकल्पना क्या कहती है, ध्यान से सुनना। मुंच हाइपोथेसिस आपको कैसे समझाती है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को या कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को। तो देखिए बेटा, आ जाइए बेटा बहुत अच्छे से। तो देखिए बेटा, अपन हेडिंग डालेंगे फ्लोएम परिवहन को समझाने के लिए प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, यानी दाब प्रवाह परिकल्पना।
या इसको किस वैज्ञानिक ने दी थी? मुंच ने। तो मुंच हाइपोथेसिस, यस बेटा, मुंच परिकल्पना। कैसे बेटा? देखो, जनरली में आपको सोर्स से सिंक की ओर, तो सामान्य तो हरी पत्तियां ही सोर्स होती हैं भोजन बनाने वाली, है ना, जो बनाने वाला होता है या फिर सप्लायर होता है, यस, वो सोर्स होते हैं। और जो संग्राहक भाग होते हैं, अगर एक स्वस्थ पौधा है तो हरी पत्तियां सोर्स और वो सिंक है। और जब आपने वलयकरण प्रयोग किया था, तो वलयकरण प्रयोग तो एक दिशा का प्रयोग नहीं बता रहा था, लेकिन वो तो अपन कहते हैं ना कि मौसम आयु के अनुसार जब सोर्स सिंक बदल जाते हैं तो ये बाय डायरेक्शनल भी कर सकता है फ्लोएम। बात को समझे? अब देखिएगा बेटा कि जो मुंच हाइपोथेसिस है, मुंच परिकल्पना है, वो आपको क्या समझाती है और सारी प्रोसेसेस को कैसे क्लियर करती है। तुम जानते हो बेटा, देखो कि फ्लोएम में जो संवहनी तत्व होते हैं, वो संवहनी तत्व आपके होते हैं, मुख्य संवहनी तत्व है सीव ट्यूब होती है। तो जैसे आप जानते हो कि ये सीव ट्यूब है, मैं आपको समझा दूं कि ये मान लो बड़ी बड़ी, यहां पर मैं बना देता हूं कि ये सीव ट्यूब होती है और ये सीव ट्यूब है। अब तुम्हें पता है बेटा कि सीव ट्यूब में सिव एलिमेंट होते हैं, ये जो चालनी छिद्र बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। ये आप जानते हैं बेटा कि जीवित संबंध होते हैं यहाँ पर, और चालनी छिद्र चालनी तत्वों के, प्रत्येक चालनी तत्व से, लेकिन अपने यहाँ तो कॉमन बता देते हैं कि ये, जैसे ही अपन बात बेटा कि आपकी होती है प्लाज्मोडेस्म में जुड़ी हुई कंपेनियन सेल। क्या होती है बेटा? कंपेनियन सेल। और तुम्हें जानते हो इसमें बड़ा केंद्रक होता है कंपेनियन सेल के अंदर। ये अपन यहाँ सीधा ऐसे बता देते हैं इसको, यहाँ समझाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, कि देखो कि ये आपकी होती है कंपेनियन सेल। सही, ये प्लाज्मोडेस्म से जुड़ी हुई कंपेनियन सेल होती है। तो ये तो आपकी हो गई कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका। और हर सीव ट्यूब से ये एसोसिएट होती है, हर सीव एलिमेंट से या सीव ट्यूब से, और ये आपकी होती है सीव ट्यूब। अब बाहर की ओर तो क्या होता है? चालनी नलिका। इसको अपन बता देंगे क्या? सीव ट्यूब, चालनी नलिका। यही संवहनी तत्व हैं फ्लोएम के, इसके हुए, है ना। अब तुम जानते बाहर की ओर फ्लोएम होता है और अंदर की ओर क्या है? जाइलम। ये यहाँ वाहिकाएं हैं, तो वाहिकाओं का एक कॉलम बना हुआ है जहां से आपका क्या जा रहा है? जल जा रहा है, यानी ये जाइलम है, ये जाइलम। तो जहां जल की गति हो रही है, जड़ के जालम से पत्ती के जालम, वो तो परोह की ओर होती है ना, ऊपर जल की हानि हो रही है, वो सही है, ये फ्लोएम है। और यहां बेटा तुम जानते हो कि जैसे जो पत्ती की मीजोफिल कोशिका है, आगे पत्ती की क्या है बेटा? मीजोफिल कोशिका। भाई सिरा के बाद में, ये तो सिरा तक होता है लास्ट, और सिरा के बाद में ये पत्ती की क्या है? मीजोफिल कोशिका। ये मीजोफिल कोशिका है, पर्णमध्योतक कोशिका।
और आपने सेल वाले में पढ़ा कि मीजोफिल कोशिका के अंदर 20 से 30 हरितलवक होते हैं। मीजोफिल सेल, पर्ण मध्योतक कोशिका। यस बेटा। और वहां हरितलवक होते हैं तो सूर्य का प्रकाश आता है और यहां भोजन बनता है, ग्लूकोज। शर्करा बनती है ना, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? डाइसैकेराइड सुक्रोज में। सुक्रोज में हो जाएगा ना, जो डाइसैकेराइड है, इसी के रूप में परिवहन होगा। क्योंकि सुक्रोज कम सक्रिय है, क्योंकि बेटा ये रासायनिक रूप से कम सक्रिय और परासरणी रूप से अधिक सक्रिय है ना। अनपचाई शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो सारी बातें बता रहा हूं मैं। अब बेटा तुम जानते हो कि जो ये मीजोफिल सेल हैं, लीफ, या आप लीफ दे दो, लीफ। सामान्यतः लीफ क्या होती हैं? सोर्स, स्रोत होती हैं। क्या होती है? सोर्स। अब देखिए बेटा कि जो कंपेनियन सेल होती है, मतलब आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपेनियन सेल होती है, ये कंपेनियन सेल, तो यहां पे आपका क्या आ गया? सुक्रोज आ गया। ये गति करके क्या आ गया बेटा? सुक्रोज आ गया, डाइसैकेराइड सुक्रोज। अब तुम्हें पता है बेटा कि जो सुक्रोज, लोडिंग और अनलोडिंग दो प्रक्रिया बताई थी मैंने, है ना। लोडिंग सक्रिय लदान, सक्रिय लदान एक्टिव प्रोसेस है। लोडिंग तथा अनलोडिंग जो सक्रिय प्रक्रम है, लदान और उत्तरायण, है ना। लोडिंग तथा अनलोडिंग सुक्रोज पंप के द्वारा होती है। सुक्रोज पंप, है ना। और सुक्रोज पंप का निर्माण कंपेनियन सेल, जो सहचर कोशिका है, क्योंकि केंद्रक उसी में है, सहचर कोशिका में, इसी में, इसमें तो केंद्रक है ही नहीं। इसकी सारी प्रक्रियाओं पे यही कंट्रोल करेगी और दाब विभव प्रवणता भी देखो यही बनाएगी। दाब विभव प्रवणता कैसे बनाएगी कि लोडिंग तथा अनलोडिंग सुक्रोज पंप के द्वारा होती है। सुक्रोज पंप का निर्माण कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका के न्यूक्लियस के द्वारा होता है, केंद्र के द्वारा होता है। यस बेटा। और इसलिए आप जानते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग में, लोडिंग तथा अनलोडिंग एक तो एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रम है, एक्टिव प्रोसेस, तथा इसमें कंपेनियन सेल की भूमिका होती है, सहचर कोशिका की भूमिका होती है। घबराना नहीं है, अभी देखो आराम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी खर्च होती है, कंपेनियन सेल की एनर्जी खर्च होती है। अब देखो क्या करेगी कि इस सुक्रोज को, ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, ये सीव ट्यूब में क्या करेगी? लोड करेगी। तो ये प्रक्रम आपका क्या हो गया? फर्स्ट प्रक्रम हो गया, लोडिंग। ये कंपेनियन सेल सक्रिय लदान, सक्रिय लदान, यानी ये कंपेनियन सेल अपनी ऊर्जा खर्च करके सुक्रोज पंप जो इसके केंद्रक ने बनाए हैं, उसके थ्रू सुक्रोज को यहां लोड कर देगी। किसमें? कंपेनियन सेल में। बात को समझे? कंपेनियन सेल में लोड कर देगी, तो ये आपकी होगी लोडिंग, है ना। शर्कराओं का फ्लोएम में सक्रिय लदान, लोडिंग यानी शर्कराओं का फ्लोएम में सक्रिय लदान। सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध भी ये लोडिंग कर देगी, एक्टिव प्रोसेस है, ऊर्जा खर्च करके कंपेनियन सेल, और इसको इस सीव ट्यूब में लोड कर देगी। तो लोडिंग, सक्रिय लदान, शर्कराओं का फ्लोएम में सक्रिय लदान, क्योंकि संवहनी तत्व कौन है? जो आगे से आगे जुड़े हुए लंबवत, सीव ट्यूब। अब यहां पर ये विले आ गया, विले, ये यहां पे विले बढ़ गया, किसमें? सीव ट्यूब में विले बढ़ गया। विले बढ़ते ही यहां का ओपी
बढ़ जाता है। प्रासरण दाब, प्रासरण सांद्रता बढ़ने से ओपी बढ़ जाएगा, बोलो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? प्रासरण सांद्रता बढ़ने से इनका ओपी प्रासरण दाब बढ़ जाएगा, बोलो लिख दिया ना, प्रासरण दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपेनियन सेल ने सुक्रोज को सांद्रता पूर्णता के विरुद्ध अपनी ऊर्जा खर्च करके सक्रिय लदान, फ्लोएम में सक्रिय लदान कर दिया, लोड कर दिया, और ये कंपेनियन सेल ही सुक्रोज पंप बनाती है इनका केंद्र की, और यही ऊर्जा खर्च करती है, कर दिया तो ओपी बढ़ गया। अब पास के जाइलम से क्या जा रहा था? वाटर, यहां ओपी बढ़ गया और यहां का ओपी क्या है? कम, तो वाटर इसके अंदर आ जाएगा, जल, जल आ गया जाइलम से, जल आते ही यहां पे क्या बढ़ गया? टीपी, टीपी बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा? टीपी। बात को समझे? अरे बोलो, टीपी बढ़ गया यहां का। अब तुम जानते हो कि टीपी ट्रिगर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि जल, अतिरिक्त जल आ गया ना, ओपी के कारण जल आ गया तो टीपी बढ़ गया। टीपी बढ़ गया तो जो शर्करा लदान हुआ था, ये लदान सक्रिय, अब सक्रिय नहीं है। अब ये शर्करा तुरंत, आप जानते हैं बेटा, ये शर्करा इस जल स्थितिक दाब, इस हाई टीपी, इस हाई टीपी के कारण, हाई टीपी उच्च स्फीत दाब, उच्च दाब के कारण ये शर्करा समूह के रूप में जल कणों के साथ ये गति करती जाएगी, गति करती जाएगी, और आप जानते हैं ये शर्करा यहां से गति करते 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 कहां पहुंच जाएगी? सिंक पे। कहां पहुंच जाएगी? सिंक पे। यस बेटा। और आप जानते हैं कि जो सिंक है, ये लो जी सिंक पे पहुंच गई, या यहां पर भी पहले क्या है? सॉरी, पहले आपकी है कंपेनियन सेल, यहां पर भी पहले क्या जुड़ी हुई है? कंपेनियन सेल। तो सिंक की कंपेनियन सेल पे पहुंच गई। अब यहां की जो कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल, ये इस शर्करा को क्या करेगी? उतार लेगी, अनलोडिंग। क्या करा लेगी बेटा? अनलोडिंग, है ना। तो शर्कराओं का यहां आप क्या लिख दोगे? कि यहां पर आप लिख दोगे कि शर्कराओं का फ्लोएम में सक्रिय अनलोडिंग, फ्लोएम से, फ्लोएम में नहीं, फ्लोएम से सक्रिय अनलोडिंग, अनलोडिंग करा ली, अनलोडिंग करवा ली ना। और यहां जो भी स्टोरेज ऑर्गन है, संग्राहक भाग, संग्राहक भाग, इस संग्राहक भाग में फिर ये चली जाएंगी शर्कराएं, चली गई संग्राहक भाग में। अब संग्राहक भाग में जाकर किसके रूप में जमा हो जाती है? स्टार्च, स्टार्च के रूप में जमा होती है। और स्टार्च को मैं यहां बता दूंगा कि स्टार्च के रूप में जमा होती है, तो स्टार्च न तो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, और न ही प्रासनी प्रभाव, प्रासनी प्रभाव नहीं है उसका, यानी उसका ओपी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहां ओपी में कोई चेंज नहीं होगा, संग्राहक भाग में जाकर जमा हो जाएगा वो स्टार्च के रूप में। और आ रहा किसके रूप में था? सुक्रोज के रूप में। बात को समझे? अरे बोलो। तो ये जो यहां से यहां, अब देखो जैसे ही ये शर्करा यहां लोड हुई थी, लोड होते यहां का ओपी बढ़ा था, क्योंकि अति प्रासरी विलीन हो गया था, अति प्रासरी, तो पास के जालम से जल आया था, और यहां अनलोड होते ही, अनलोड होते ही यहां का ओपी क्या होगा? कम हो जाएगा। ओपी कम हो जाएगा तो जो अतिरिक्त पानी था, अतिरिक्त पानी जो आया था जाइलम से, वो वापस जाइलम में पानी चला जाएगा। जाइलम में पानी चला जाएगा तो यहां का तुम जानते हो बेटा कि टीपी कम हो जाएगा। अब यहां पर हाई टीपी, यहां पे लो टीपी, तो टीपी के अंतर के कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका होगा टीपी के अंतर के कारण। तो आप यहां कहोगे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर जो कहां से कहां हो रहा है? सोर्स की स्यू ट्यूब से सिंक की स्यू ट्यूब के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर है, ये साई पी के कारण है, यानी दाब विभव के कारण है। और ये निष्क्रिय है। ये क्या बेटा? निष्क्रिय।
क्योंकि लोड होना और अनलोड होना केवल सक्रिय है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर साई पी दाब विभव के कारण निष्क्रिय, टीपी के अंतर के कारण, टीपी के अंतर के कारण। तो ये मैंने आपको बता दिया सोर्स से सिंक की ओर, है ना बेटा, शर्कराओं का प्रवाह, यानी अधिक जल स्थितिक दाब से कम जल स्थितिक दाब की ओर शर्कराओं में जल का थोक प्रवाह, अधिक हाई टीपी, अधिक जल स्थितिक दाब से कम जल स्थितिक दाब की ओर शर्कराओं और साथ में थोड़ा बहुत जल का थोक प्रवाह, थोक प्रवाह हो गया ना, ये लो जी, और ये कितनी डिस्टेंस हो चाहे ये प्रवाह हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बेटा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। बात को समझे। अब सुनो, अगर मान लो प्रतिकूल परिस्थितियों में पतझड़ के बाद बसंत में जब ये पत्तियां सारी गिर जाएं तो इधर कच्ची कलिका आ जाएगी, नवनिर्मित कलिकाएं, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा सोर्स, वो सिंक, तो पहले वही लोड होगी और वही आप जानते हो टीपी कारण जाएगी और फिर अनलोड हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगी अनलोड, समझ गए। तो लोडिंग और अनलोडिंग तो सक्रिय प्रक्रम है और उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है वो सी ट्यूब की नहीं, कंपेनियन सेल की होती है, क्योंकि सुक्रोज पंप वही बनाती हैं। और बाकी जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर है, ये पूरा लॉन्ग डिस्टेंस ये टीपी के अंतर के कारण हो रहा है, स्पित दाब के अंतर के कारण, तो ये आपका निष्क्रिय है। क्या है बेटा निष्क्रिय। और आपको कभी पूछ लेगी भोजन का प्रवाह किधर से किधर होता है, हाई टीपी से लो टीपी की ओर। आप कहते हो सर पहले ओपीपी तो जिम्मेदार है, अरे भाई विले आने से ओपी बढ़ा, लेकिन जल आते ही क्या बढ़ गया टीपी, तो उच्च दाब हो गया, उच्च द्रव स्थितिक दाब, और वही छन छन के जल और ये भोजन आता जाएगा। और अब देखो यहाँ टीपी कम क्यों हुआ, क्योंकि भोजन उतरते ही यहाँ का ओपी कम होते पानी वापस चला गया ना, तो यहाँ का टीपी बहुत ज्यादा कम हो गया, तो दाब की एक प्रवणता बन गई, दाब का एक अंतर बन गया, उसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर हो गया। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर ये निष्क्रिय है, हाई टीपी से लो टीपी, और बाकी लोड होना और अनलोड होना क्या है सक्रिय प्रक्रम है। और वो तो जब प्रतिकूल आती है तो सोर्सिंग चेंज होते हैं, सोर्सिंग चेंज होते हैं तब बाई डायरेक्शनल है। बात को समझे, ये बात आप समझ गए ना अच्छे से, अरे बोलो। और वैसे अगर अपन बात करेंगे कि भाई भोजन का, तो जैसे पत्ती के ऊपर भोजन बना तो वो तो कलिका की ओर भी जाएगा, फ्रूट में भी जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन में भी जाएगा सोर्स से ना। तो बिना फ्लोएम की बात करें तो मल्टी डायरेक्शनल दे देते हैं, क्या दे देते हैं मल्टी डायरेक्शनल। खैर उस बात को आप छोड़े। तो ये आपका फ्लोएम परिवहन का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और उसको पहले ये सोर्स से सिंक ऐसे बता रखा है, फिर उत्तर कच्ची कलिका बता रखी है, और बाय डायरेक्शनल चीज को समझाने का प्रयास किया एनसीईआरटी ने, और थोक प्रवाह आपको बताया है। बात को समझे। तो ये बेटा आप जानते हो कि फ्लोएम परिवहन, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट होगा। तो इसके आप सारे क्वेश्चंस और आप टेस्ट पेपर को बहुत बेस्ट दें, बहुत अच्छा करें। यस बेटा, तो इसमें यहीं तक। और आप मैंने आपको क्या समझा इसमें, देखो आराम से, पहले पत्ती के प्राणमध्यत्व में भोजन बनेगा, ग्लूकोज सुक्रोज में चेंज हो जाएगा। अब जो सोर्स है वहां की जो कंपेनियन सेल है वो सुक्रोज को सुक्रोज पंप के द्वारा सांद्रता प्रवणता को लोड करेगी सी ट्यूब में। लोडिंग एक सक्रिय प्रक्रम है, सक्रिय हो गया। यहाँ विले आ गया, विले आते ही प्राशन दाब ओपी बढ़ गया, क्योंकि अतिप्राश्रित स्थिति होगी यहाँ पर हाइपरटोनिक। तो पास से जालम से क्या जाएगा जल, जल आते यहाँ पर टीपी ट्रिगर प्रेशर बढ़ गया, उच्च स्पित दाब। अब ये शर्कराएं छनती छनती यहाँ चलेगी। ये शर्कराएं किस अंतर के कारण जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अनलोड हो गया, भोजन अनलोड हो गया। अनलोड होते ही विले अनलोड हो गया, शर्करा अनलोड हो गई, अनलोड होते ही यहाँ का ओपी गिर गया, पानी चला गया, तो टीपी कम हो गया, तो टीपी के अंतर के कारण आ गया। फिर यहाँ जाकर स्टार्च के रूप में जमा हो गया, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ओपी पे चेंज नहीं करे, तो स्टार्च के रूप में जमा हो गया। और स्टार्च आप जानते हो जल में घुलनशील नहीं है और न ही प्राशन ओपी पर कोई प्रभाव डालता है, तो फिर स्टार्च के रूप में जाकर क्या होता है जमा होता है भोजन। तो मॉड्यूल से भी पढ़ लें पूरा और मस्त तरीके से आप इसको सीख लें बेटा। बात को समझ रहे हैं। यस, ये आपकी बात है। इसलिए बताओ सामान्य सोर्स कौन होती है, हरी पत्तियां। सिंक क्या होते हैं, भूमिगत जड़ या संग्राहक भाग। सोर्स सिंक रिलेशन परिवर्तनशील है, वो तो मैंने बता दिया आयु और ऋतु के अनुसार। परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, सीधे सीधे याद कर लो। क्यों होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है,
रासायनिक रूप से कम सक्रिय और परासरणीय अधिक सक्रिय है। जमा किसके रूप में होती है? स्टार्च, जो बिल्कुल घुलनशील नहीं है ताकि स्टोर हो जाए और ओपी पर कोई प्रभाव नहीं डाले, ना टीपी पर डाले। लोडिंग और अनलोडिंग सक्रिय प्रक्रम है। बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस आपका होता है वो किसके कारण होता है? दाब विभव के अंतर के कारण होता है, टीपी के अंतर के कारण होता है। अधिक जल स्थितिक दाब से कम जल स्थितिक दाब, हाई टीपी से लो टीपी की ओर होता है। बात को समझे? अरे बोलो। तो ये आपका होता है बेटा क्या? फ्लोएम परिवहन, लॉन्ग डिस्टेंस। और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़े बेटा टॉपिक को, एनसीईआरटी को आप क्लियर करें लाइन टू लाइन, बहुत परफेक्टली आप क्लियर करें। यस, तो ये आपकी बात होती है, समझ गए? थैंक यू वेरी मच।